तो स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में हम लोग प्रत्येक दिन बुक की क्लास करते हैं। 20 से 25 मिनट का आपका वक्त लगता है और इसमें हम लोग 20 से 25 आने वाले यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हर एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जो कि संविधान से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग चुटकी में सॉल्व करने वाले हैं। 90 दिन हमने आपसे मांगे हैं और 90 दिन में हम लोग इसकी बुक की क्लास, उसके बाद इसकी वीडियो क्लास और प्रैक्टिस सेट को अलग से करेंगे। तो इतने दिन में हम लोगों को इतना तैयार होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपका कुछ भी गलत नहीं होने वाला, संविधान से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की श्रृंखला। आज की श्रृंखला का जो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 1935 का अधिनियम हम लोगों को पढ़ना है। और 1935 के अधिनियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है इसे। और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा, किंतु द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया। कह रहा है कि जब क्या हुआ कि 1919 का अधिनियम आया तो 1919 के अधिनियम में दो चीज़ें असफल हो गई। एक तो द्वैत शासन के असफल हो गया, इनका जो द्वैत शासन था केंद्र में और राज्य में, और दूसरा इनका जो था वो भारतीयों में स्वायत्तता यानी अपने लिए लड़ने की क्षमता बढ़ती चली जा रही। राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों में पनप गई है और राष्ट्रीयता की ये भावना जो भारतीयों में पनपी तो ये कहीं ना कहीं एक विशाल आग के रूप में बढ़ती चली जा रही थी। जो यहाँ पर 1909 में इन लोगों का एक वो आया था जिसमें इन्होंने कहा, 1909 के मानले मिंटो सुधार में इन्होंने कहा कि हम नाग के बीज बो रहे हैं जो जाकर के भविष्य में विकराल होगा। यानी हिंदू मुस्लिम में जो ये टकरार लाना चाहते थे, 1916 में दोनों आपस में एक हो गए। और जब हिंदू मुस्लिम दोनों एक होते हैं 1916 में, कहीं ना कहीं इनके लिए समस्याएं और खड़ी होती चली जाती हैं, राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है। फिर जो इनका फूट था, जो ये फूट डाल के राज करना चाहते थे, इनका अधिकार एक तरह से समाप्त होता नजर आता है। तो 1919 आता है। फिर 1919 के बाद लाते हैं कि देश शासन लाएंगे, थोड़ा सा छूट देंगे सिखों को, ईसाइयों को, इन सबको और महिलाओं को वोट डालने की छूट देते हैं। लेकिन इसका इनकी ये चाल चलती नहीं है और ये कहते हैं 10 साल बाद हम इसमें फिर सुधार करेंगे और फिर 10 साल बाद सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और इसके जब इनको लगता है कि अभी हमारी चीज़ें खराब हो रही हैं तो उससे पहले ही सर जॉन साइमन की एक कमीशन आ जाती है जो कि 7 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य का आयोग था? 7 सदस्य का आयोग था। और एक पहुंचता कब? 1927 में। प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप कहेंगे 1927 में आया था। साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 7 थी। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। इसके अन्य सदस्य जो थे, जैसे लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागान, वर्नर हार्मसान, सी आर एटली, जी आर लैंडफॉक्स, हेम अल कोरना, ठीक कोना, सॉरी कोरना नहीं कोना, आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसे श्वेत आयोग कहते हैं, तो आप कहेंगे साइमन आयोग को श्वेत आयोग कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। यही कारण होता था कि अंग्रेज गोरे होते थे और इसके लिए इसका नाम रखा गया था श्वेत आयोग। आपसे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा जाता है क्योंकि, अब 3 कथन निष्कर्ष दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा, तो आप बताएं क्योंकि अंग्रेज जो उसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे और अंग्रेज गोरे होते हैं, इसी कारण से श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई थी। किसी भारतीय को आयोग में शामिल ना किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। कह रहा है कि इसमें किसी भी भारतीय को आयोग में सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके कारण इसका खूब विरोध होता है इसका। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927, अध्यक्ष जो होते हैं यमयन अंसारी होते हैं। कहाँ पे अधिवेशन होता है? तो 1927 में मद्रास में अधिवेशन होता है, जिसके यमयन अंसारी आयोग के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अधिवेशन के में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। इन्होंने निर्णय लिया कि आयोग का हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई आयोग कब पहुंचा, तो आप कहेंगे 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में आयोग मुंबई पहुंचता है।
तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? तो 1930 में। आप देखिए 3 प्रश्न हैं यहाँ पे। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। साइमन कमीशन मुंबई कब आया या भारत कब पहुंचा? तो 1928 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो 1930 ईस्वी में। इन 3 प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे स्टेप पे बदलाव है और इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। भारत सचिव लॉर्ड वर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की। नेहरू समिति के 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी: औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, ठीक, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार आदि। एक कुछ थे जो नेहरू रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मांग की गई थी। नेहरू समिति के जो सदस्य थे, जैसे मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के में उसमें थे और ये भी अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे, सुआब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे, एस अड़े हिंदू महासभा के थे, आर जयकर हिंदू महासभा से थे, आर प्रधान हरिजन से थे, सरदार मंगल सिंह सिख संप्रदाय से थे, जबकि तेज बहादुर सप्रू उदारवादी और एन जोशी श्रमिक संघ से थे। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया। ठीक, कितनी मांग थी इनकी? 14 सूत्री मांग थी, जो कि इन्होंने कब पेश किया? 1929 में। इसके पश्चात ब्रिटेन ने 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1930 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिंलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन लागू होता है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। जो द्वैत शासन 1919 में प्रांतों में लगाए गए थे, उसे समाप्त करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम से केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषयों जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय व जनजात क्षेत्र आदि का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग थे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तथा गवर्नर जनरल एवं मंत्रिपरिषद।
प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया। कह रहा है कि प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को ही दिया गया था। उन पर से केंद्र को नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के रूप में। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हुआ। कब से कार्यरत हुआ यह न्यायालय? तो यह न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 से न्यायालय कार्यरत हो गया। इसे प्रारंभिक अपीली एवं पारदर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जाएगा, सर मॉरिस गेवियर थे। 6 अन्य सदस्यों में जो 2 भारतीय थे। प्रथम जस्टिस M.R. जैकेब तथा दूसरा जस्टिस M.S. सुल्तान। शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में यथा संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जो अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, ये उस समय क्या थी? संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय थे 59 विषय थे, प्रांतीय सूची के जो विषय थे 54 विषय थे और समवर्ती सूची के जो विषय थे वो 36 विषय थे में किया गया था। अवशिष्ट विषयों से कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया था। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों यथा बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। तो आप कहेंगे 6 मंडल ऐसे थे जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल था, निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद तथा अस्थायी सदन था, जबकि निम्न सदन जो था वो विधानसभा थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 अन्य प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिससे भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई, परंतु इसमें अनेक दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मंत्री गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेषाधिकारों के कारण अशक्त थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भांति विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कोई प्रबंध न था जिससे गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते। इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और इस सीमित क्षेत्र में ही भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार दिला सकी। स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेश आदि ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा बताया था। 1937 का प्रांतीय चुनाव आ जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन 1937 का प्रांतीय चुनाव हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने कुल 1885 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वह मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। मुंबई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के काफ़ी करीब आई। 175 में 86 सीटें प्राप्त कर सरकारें बनाई। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकारें गठित हुई। सिंध प्रांत में सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार गठित की गई। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस विजयी हुई थी, जिससे सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत
ने कांग्रेस संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस प्रकार इस सरकार के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और विधि मंत्री जो होते हैं और न्याय मंत्री के.एम. काटजू, वित्त तथा न्याय मंत्री के.एम. काटजू थे, जबकि वित्त मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। यानी ये तीनों यानी गोविंद बल्लभ पंत भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, विधि तथा न्याय मंत्री के.एम. काटजू हो गए, जबकि रफ़ी अहमद किदवई को क्या दिया गया था, वित्त मंत्रालय दिया गया था। लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बावजूद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। पहला कारण एक बनाया गया कि बिना कांग्रेस की सहमत से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था तथा कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। ध्यातव्य है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, जिसमें मुक्ति दिवस में डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का क्या किया था, साथ दिया था। तो इस प्रकार से 1935 और 1937 के बारे में हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं, इसे भी जानिए कि 1935 में जो सरकार बनी वो कहाँ कहाँ पे किसकी किसकी सरकार बनी। तो मद्रास की अगर बात करते हैं तो मद्रास में कांग्रेस की सरकार बनती है, सी राजगोपालाचारी वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। मुंबई में बीजी खेरे मुख्यमंत्री होते हैं, कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रांत में बी.एन. खेरे, बाद में रविशंकर शुक्ल कांग्रेस के ही हैं, ठीक है। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत कांग्रेस के हैं। उड़ीसा में बी.एन. दास कांग्रेस के हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब मिलीजुली सरकार बनती है। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायत उल्लाह ठीक अल्लाह बख्श सुमरो और मीर बंदेश अली खान मुस्लिम क्रमशः मुस्लिम पीपल्स पार्टी, इत्तेहाद पार्टी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के थे। असम में सादुल्ला, बाद में गोपीनाथ बारदोलोई मिलीजुली सरकार थी। पंजाब में सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी थी। और बंगाल में जो सरकार बनी थी फजलुल हक की मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से बने थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लोग रोज करते हैं परीक्षा दृष्टि की, तो परीक्षा दृष्टि के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को कर लेते हैं जो हमारा एक बार रिवीजन का भी काम करता है। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? कह रहा कौन सा ऐसा अधिनियम था जो कि प्रस्तावना विहीन था? तो आप कहेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत के संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? कह रहा भारत के संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और भारत के संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थी। और केंद्र में द्वैत शासन स्थापना किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? कह रहा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? तो स्वायत्त शासन व्यवस्था। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? तो केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालय में कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किए गए? तो 6 सदनों में विधानमंडल स्थापित किए गए थे, द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किए गए थे। निम्न सदन कौन था? तो विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें कौन सा शामिल कर लिया गया? तो आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों और सिखों को शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो इस प्रकार से आज की जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा 1935 और 1937, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पढ़ा इसमें आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ, आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश भी की। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस को नेक्स्ट डे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।